गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू फिलो। आई एम अफान हाशमी, योर साइंस टीचर। और आज हम अपनी क्लास 10 साइंस का चैप्टर धातु एवं अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल के इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करेंगे। हमने इस चैप्टर में कुल 24 क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया है। ये जो कलेक्शन है ये पिछले कई साल के पेपर का एनालिसिस करके बनाया गया है, इसीलिए ये सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी हैं और आपको इनकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये 10 एमसीक्यूज, उसके बाद ये 3 वेरी शॉर्ट, फिर 9 शॉर्ट आंसर्स हैं इसके अंदर, केस बेस इसमें है नहीं, और फिर हमारे पास बचते हैं 2 लॉन्ग आंसर्स जो हम सबसे आखिर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एमसीक्यूज के साथ। सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पहले सवाल क्या है। सबसे पहले सवाल है, धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, किंतु कुछ धात्विक ऑक्साइड क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। ऐसे धात्विक ऑक्साइड कौन से हैं? ये पूछा है सवाल में बच्चों कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसे एक बात ये बताई है कि मेटल ऑक्साइड जनरली जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये पूछा है कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी हैं जो बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स कौन से हैं इनमें से, ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड्स बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं वो हमारा सबसे पहले तो हो गया ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक है ना, और दूसरा हमारा हो गया Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो ZnO और Al2O3 हैं ये दोनों ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं ये, और बेसिस के साथ भी ये रिएक्ट कर लेते हैं, यानी अम्लों के साथ भी और क्षारकों के साथ भी, है ना। तो इस मतलब इस तरह के ऑक्साइड्स जो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, यानी जो अम्लों और क्षारों दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ये कहलाते हैं हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कौन कौन से मिले हमें, जिंक ऑक्साइड और Al2O3। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, हवा में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जलने पर क्रमश बनने वाले उत्पादन कौन से होते हैं। तो बच्चों जब हम हवा में एल्युमिनियम जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, जो हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगी और बनाएगी एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3। और जब मैग्नीशियम जलाएंगे वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, वो बनाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। तो सही उत्तर हो गया Al2O3 और MgO। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दो तत्व A और B के बीच अभिक्रिया से यौगिक C बनता है। A इलेक्ट्रॉन खो देता है और B इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। निम्नलिखित गुण में से कौन सी गुण यौगिक C में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, हमको ये बताया है कि दो तत्व हैं, एक A और एक दूसरे को B कह दिया, उन दोनों की अभिक्रिया होती है और उनसे एक कंपाउंड बनता है हमारा C, उनसे एक यौगिक बनता है C। ठीक है ना, अब ए की जो एक प्रॉपर्टी बताई कि ए जो था वो तो इलेक्ट्रॉन खो देता है और बी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो ये पूछा है सवाल में कि इनमें से कुछ 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गुण ऐसा है जो हमारे यौगिक सी में नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। इसका गलनांक कुछ होता है, यह पानी में अच्छी तरह घुलनशील होता है, इसके विपरीत आवेशित आयनों के बीच विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल कमजोर होते हैं, और ऑप्शन डी है, ये अपने गलित और जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करता है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है इसके विपरीत आवेशित आयनों के बीच विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल कमजोर होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चों जो कंपाउंड सी है वो एक आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है ना, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, और बाकी की जो तीनों बातें हैं वो बिल्कुल ठीक है कि इसका गलनांक कुछ होगा, है ना। गलनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका वो ऊंचा होगा, बहुत हाई होगा, पानी में अच्छी तरह घुलनशील होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये अपने गलित और जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना,
प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वे धातुएं जो अपने गलित क्लोराइड से विद्युत अपचयन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती हैं वे हैं सोना और चांदी, कैल्शियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और चांदी और सोडियम और लोहा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्यों बच्चों, कैल्शियम और मैग्नीशियम ना बहुत ज्यादा, मतलब ये एक बहुत हाईली रिएक्टिव क्या कह सकते हैं आप इनको, धातु होती है ना। तो ये इनको हम कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते, इनके लिए हमको इनके गलित क्लोराइड से इनका विद्युत अपचयन प्रक्रिया ही करनी पड़ेगी इनकी हमको, जिसकी मदद से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, कार्बन से रिड्यूस नहीं किया जा सकता क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, तो इसीलिए हमको इनके गलित क्लोराइड से विद्युत अपचयन की प्रक्रिया द्वारा ही इनको प्राप्त करना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। एक धातु और एक अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं वे क्रमश कौन से हैं? ये पूछा है। एक मेटल और एक नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होंगे वो कौन से हैं? ठीक है, ब्रोमीन और मरकरी, मरकरी और आयोडीन, मरकरी और ब्रोमीन, आयोडीन और मरकरी। एक धातु और अधातु, तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा मरकरी और ब्रोमीन। ठीक है, धातु और अधातु है ना, रिस्पेक्टिवली हमसे पूछा है, तो धातु तो मेरा हो गया मरकरी, है ना, मेटल, यानी यहां लिख लेते हैं धातु यानी मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा वो तो हो गया मेरा मरकरी। ठीक है, सिल्वरी कलर का मेटल होता है। और जो अधातु यानी नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा वो होगा मेरा ब्रोमीन। ठीक है, ये तो होगा सिल्वरी कलर में, सिल्वरी लिक्विड दिखेगा आपको एक, और यहां पर आपको दिखेगा एक रेडिश ब्राउन लिक्विड। रेडिश ब्राउन लिक्विड। ठीक है बच्चों, तो सही उत्तर मेरा है मरकरी और ब्रोमीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण विकल्प में सही रूप से दर्शाया गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको यहाँ पर, ए बी सी और डी, और ये पूछा है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका जो निर्माण है वो सही रूप में कौन से विकल्प में दर्शाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर हम चारों ऑप्शन देखेंगे, तो इसका जो सही उत्तर है वो है मेरा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैग्नीशियम अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और Mg2 पॉजिटिव आयन और O2 नेगेटिव आयन बन जाएगा। फिर ये जो हमारे दोनों आयन हैं, इन दोनों आयन का बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड से जुड़ जाएंगे ये लोग दोनों और मिलकर बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर दिए यहाँ पे और हमको Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव आयन मिल गया। अब ये दोनों जो आयन्स हैं ये मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे और उस आयोनिक बॉन्ड की मदद से हमको मिल जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, कुछ इस ये यहाँ पर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, निम्नलिखित यौगिकों में से क्रिस्टलीय रूप में एक अणु में सबसे अधिक मात्रा में क्रिस्टलीकरण का जल होता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और ये कहा है इनका जो क्रिस्टलीय रूप होता है उसमें इनमें से एक ऐसा अणु है जिसमें सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण का जल होता है। तो बच्चों अगर यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है Na2CO3, जब वो अपने क्रिस्टलीय रूप में होगा Na2CO3 यानी वॉशिंग सोडा मेरा जो है यहाँ पर, इसको मैं कॉमन, इसका जो कॉमन नेम है वो हो गया मेरा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, ये यहाँ पर मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर 10H2O यानी सबसे ज्यादा, अगर इन चारों में देखेंगे ना आप तो इन चारों में सबसे ज्यादा जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो हमारे इसमें ही होगा Na2CO3 में। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए सही है? ये केवल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और पानी नहीं बनाता। ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है और लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है और लवण तथा पानी बनाता है। यह केवल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है और
पानी नहीं बनाता। तो सही उत्तर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स यानी उभयधर्मी ऑक्साइड के लिए हो जाएगा। यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है और लवण तथा पानी यानी सॉल्ट और वाटर दोनों बनाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित धातुओं में सर्वाधिक कम घनत्व वाली धातु कौन सी है? लिथियम, लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा लिथियम। ठीक है बच्चों, ये जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं ना, जैसे लिथियम और सोडियम हो गया, इनके जो धनत्व होते हैं ना, अक्सर इनकी जो मतलब डेंसिटी, धनत्व यानी हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो जो डेंसिटी होती है एल्कली मेटल्स की, एल्कली मेटल्स, ठीक है ना, जैसे कि हमारा लिथियम हो गया और आप हमारा सोडियम हो गया, इनकी जो डेंसिटीज है वो जनरली कम ही होती है। ठीक है ना बच्चों, इनकी जो डेंसिटी है वो कैसी होती है? लो डेंसिटीज। तो यहाँ पर एल्कली मेटल में हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया गया है ना, लिथियम, लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में से एक एल्कली मेटल, तो लिथियम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन में 30 मिनट तक जिंक धातु डालने के बाद उत्पन्न रंग क्या होता है? ठीक है, जब हम एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में यानी CuSO4 में इसमें हम जिंक डाल देंगे, ठीक है, तो हमको मिलेगा ठीक है, उत्पन्न रंग क्या होगा बच्चों? ये जो जिंक सल्फेट है इसका जो रंग होता है वो ये कोई रंग होता ही नहीं है, इसका ये कलरलेस होता है, तो आंसर हो जाएगा रंगहीन। ये जो कॉपर है ये पूरी की पूरी जिंक के ऊपर मतलब डिपॉजिट हो जाएगी रेडिश ब्राउन कलर की, और जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमसे ये पूछा था कि उसका रंग क्या हो जाएगा, विलियन का रंग 30 मिनट बाद कलरलेस हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 11, यहाँ से हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एग्जाम में 2 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है ना, तो उसके हिसाब से हमें इसका आंसर देना होता है। क्वेश्चन की डिमांड समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। अगर डेफिनेशन पूछी है, एग्जाम्पल पूछा है, तो दोनों चीजें लिखकर आनी है, तभी जाकर उसमें पूरे नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं खाली डेफिनेशन लिखा है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, है ना। डेफिनेशन एग्जाम्पल दोनों लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पर सवाल जो है इसका उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर हमसे एक अभिक्रिया पूछी है और थोड़ा सा उसके बारे में पूछा है, तो दोनों ही बातें हमको यहाँ पर लिख के आनी है क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। चांदी के उत्पादक कुछ समय खुले में रखने पर काले क्यों हो जाते हैं, जबकि तांबे के बर्तन खुला छोड़ने पर अपनी चमकदार भूरी सतह खो देते हैं और हरा आवरण प्राप्त कर लेते हैं? वायु में उपस्थित किन पदार्थों के साथ ये धातुएं अभिक्रिया करती हैं और बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। ठीक है, तो बच्चों चांदी की सतह हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस के संपर्क में आने पर कालिक युक्त हो जाती है। जो हमारे मतलब एनवायरमेंट में जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है, जो चांदी के जो आभूषण कह लीजिए या आर्टिकल्स कह लीजिए, वो जब उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो उसके ऊपर जो है सिल्वर सल्फाइड की यानी Ag2S की एक काली परत यानी एक ब्लैक लेयर आ जाती है। ठीक है ना, उसकी वजह से जो चांदी के जो उत्पाद होते हैं, मतलब आर्टिकल्स को कह लीजिए या ज्वेलरी कह लीजिए या जो भी आप मतलब एग्जांपल ले जाए, सिल्वर की किसी भी एनीथिंग मेड फ्रॉम सिल्वर, चांदी से बनी हुई कोई भी चीज प्योरली है, ठीक है ना, तो वो कुछ समय बाद काली सी हो जाती है क्योंकि वो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर लेती है और उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की एक काली लेयर बन जाती है। ठीक है ना, ये तो हो गया सिल्वर के लिए। अब अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर के पदार्थ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो हमारे हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है और जलवाष्प यानी मॉइस्चर, उसके साथ अभिक्रिया करके क्षारीय कॉपर कार्बोनेट का हरे रंग का आवरण बनाते हैं। मतलब एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट का एक ग्रीन कलर का आवरण बना लेते हैं। ठीक है ना, जिससे उनकी चमकदार सतह चली जाती है, जिससे उनका जो शाइनी जो उनका जो ऊपर का पार्ट होता है शाइनी, वो चला जाता है। रिएक्शन क्या हो रही होती है? कॉपर का रिएक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर के साथ, मतलब जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है हमारे वायु में, है ना, और हमें मिल क्या रहा है? एक बेसिक कार्बन कार्बोनेट हरे रंग का आवरण, एक ग्रीन कलर की लेयर टाइप्स बन जाती है उसके ऊपर भी। देखे होंगे आपने कॉपर के किसी भी मतलब अगर आपके पास कॉपर के बर्तन हो गए, है ना, या कॉपर की बोतल है, तो उसके ऊपर कुछ हरे हरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसका कारण यही होता है ना। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का सवाल है, यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में।
ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में पूछा है हमसे कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, किसी भी दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको हम सॉरी उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, यानी उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। उदाहरण के लिए यानी एग्जांपल हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, ये उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, यानी ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल हो गए। प्रश्न नंबर 13 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी की अधिकता में विलयन कर बुझे हुए चूने का एक पारदर्शी विलयन बनाया जाता है। इस विलयन को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है। यह विलयन धीरे धीरे दूधिया होकर एक हल्के सफेद अवशेप के रूप में बदल जाता है। हल्के सफेद अवशेप के बनने का कारण बताइए और एक रासायनिक समीकरण की सहायता से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अथवा चॉइस में एक सवाल है, कीर्ति ने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 4 धातुओं में मिलाया और अपने अवलोकन निम्नलिखित तालिका में दर्ज किए। एक टेबल दी है उसने और यहाँ पर उसके बारे में बताया है कि भाई क्या क्या रिएक्शन रहे। ठीक है, तो तांबा लिया उसने, लोहा लिया, मैग्नीशियम लिया और जस्ता लिया। तो तांबा एक के साथ तो रिएक्ट नहीं किया, लोहे के साथ कर गया, मैग्नीशियम के साथ कर गया और जस्ते के साथ कर गया। सही अवलोकन चुनिए और अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। सही अवलोकन चुनने हैं और जो भी रिएक्शन हुई है वहां पर उसका हमें रासायनिक समीकरण, उसकी केमिकल रिएक्शन हमें लिखनी होगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं क्या हमने यहाँ पर बताया है। सबसे पहले जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण विलयन दूधिया या सफेद तलछटित हो जाता है। अब ये रिएक्शन हो रही होती है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट CO2 होती है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और हमको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और पानी। ठीक है, अथवा अब हम बात कर लें उसके चॉइस वाला जो सवाल पूछा गया था, लोहा, मैग्नीशियम और जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यानी जो लोहा है, मैग्नीशियम है और जिंक है, ये तो रिएक्ट कर जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। उसने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था ना, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जबकि कॉपर अभिक्रिया यानी तांबा अभिक्रिया नहीं करता क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। क्योंकि कॉपर वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है तो वो इसलिए रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो सही अवलोकन है लोहा, जिंक और मैग्नीशियम। तो जो सही उसके चॉइसेस हैं वो है आयरन, जिंक और मैग्नीशियम, और उनकी जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो होंगी ये। लोहे और तनु HCl की जो साथ अभिक्रिया हो रही होगी वो होगी Fe+2HCl gives FeCl2+H2, ये तो हो गई लोहे के लिए। जिंक के लिए होगी Zinc+2HCl gives ZnCl2+H2, है ना, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। और मैग्नीशियम के साथ भी जब उसका रिएक्शन हो रहा होगा तब भी MgCl2 में मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, एक लाल भूरा धातु जो विद्युत तारों में उपयोग होती है जब इसका पाउडर बनाकर अधिक ताप पर चलिए आ जाते हैं सवाल के ऊपर वापस। एक लाल भूरा धातु जो विद्युत तारों में उपयोग होती है जब इसका पाउडर बनाकर अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो वह काला हो जाता है। जब इसके काले पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो यह अपने मूल रंग में पुनः आ जाता है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला सवाल ये है, यहाँ पर हमको ये जानकारी दी गई जो मैंने आपके लिए रीड करी, जो पढ़ी है ना, उसके आधार पर आपको कुछ सवालों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला सवाल है, उस धातु और बने हुए काले पदार्थ का नाम लिखिए। दूसरा सवाल है, उक्त अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये दूसरा सवाल हो गया। चलिए 2 ही सवाल पूछे थे हमसे। तो बच्चों जो धातु तांबा है और काला पदार्थ तांबा 2 ऑक्साइड यानी कॉपर 2 ऑक्साइड यानी CuO है ना। जो धातु है जिसकी बात कर रहे हैं वो तो कॉपर होगा, तांबा यानी कॉपर होगा, है ना। और जो काला पदार्थ है वो होगा हमारा कॉपर ऑक्साइड।
अब हम उसके रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि उक्त अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक इनके जो संतुलित समीकरण होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा Cu + O2 गिव्स 2Cu, है ना। यहाँ पर इसको बैलेंस कर दिया तो इधर जो हमारा रिएक्टेंट साइड में Cu मौजूद था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक 2 लग गया इधर, क्योंकि यहाँ पर भी एक 2 था, इसको बैलेंस कर दिया। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इधर भी बैलेंस है। जो दूसरी अभिक्रिया है उसको लिख देंगे Cu + H2 ऑन हीटिंग गिव Cu + H2। यहाँ पर हमको कॉपर मिल जाएगा, साथ साथ पानी भी मिल जाएगा जब हम उसको हीट करेंगे कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, एक पदार्थ X निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह जल में अघुलनशील होता है। जब यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो एक गैस उत्पन्न होती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। सबसे पहले तो हमें बताना है कि पदार्थ X का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए, ठीक है। उपरोक्त कथनों में वर्णित अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। चलिए ठीक है। सबसे पहले जो पदार्थ X है हमारा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, है ना। इसे संगमरमर या चूना पत्थर भी कहा जाता है। इसको संगमरमर या चूना पत्थर यानी इसको मार्बल, संगमरमर को इंग्लिश में नॉर्मली हम मार्बल बोलते हैं, है ना, और चूना पत्थर भी हम इसको कह सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। पदार्थ X के बारे में आपको कुछ बातें बता रहे हैं यहाँ पर, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जल में अघुलनशील होता है, पानी के अंदर ये सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है ना। अब हम दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल जो था हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच HCl के बीच अभिक्रिया में कैल्शियम क्लोराइड या CaCl2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O उत्पन्न होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, जब हम ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी 2HCl का रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड, पानी और हाइड्रोजन गैस रिलीज, हाइड्रोजन कह रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। चूने के पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया, चलिए देख लेते हैं। पिछली अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल का निर्माण करता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चूने के पानी का रिएक्शन होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और पानी हमको मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण दूध या सफेद रंग उत्पन्न होता है, अतः पदार्थ X कैल्शियम कार्बोनेट है। जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मेशन है उसकी वजह से वो दूधिया रंग जो है वो निर्माण होता है। सुना ही होगा ना आपने कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से ही होता है। तो हमारा जो पदार्थ X है वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगला सवाल लिख लेते हैं। अगला सवाल हमारा है, विस्थापन अभिक्रियाएं अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं के निष्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस कथन के दो उदाहरणों के साथ सही ठहराइए। और दूसरा सवाल पूछा है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं को उनके ऑक्साइड से कार्बन द्वारा क्यों नहीं निकाला जा सकता। बच्चों ये शॉर्ट आंसर्स हम करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम इसीलिए आंसर थोड़े से लेंदी हो गए। आपने नोटिस किया होगा पिछले 1-2 सवाल में कि आंसर्स हमारे लेंदी होते जा रहे हैं, क्योंकि जो शॉर्ट आंसर है वो एग्जाम में 3 नंबर में एक सवाल पूछा जाता है, तो इसीलिए उसके हिसाब से थोड़े से लेंदी आंसर्स हमको लिखने होते हैं। क्वेश्चन की डिमांड तो समझनी है हर सवाल में, कोई भी सवाल हो चाहे आपका वेरी शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, उसके हिसाब से। और जो नंबर जैसे मार्क्स है, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एक मतलब इसकी छोटी सी ट्रिक ये रहती है कि मिनिमम 3 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही है अगर 3 नंबर का सवाल है ना। बाकी जो है वो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर पॉइंट्स का सवाल ही नहीं, कि पॉइंट्स पूछे ही नहीं है सवाल में, तो फिर कोई फायदा नहीं है। बाकी जो नॉर्मली जो एक जनरल अप्रोच रहती है 3 नंबर के सवाल में, वो ये रहती है कि कम से कम 3 पॉइंट्स तो आपको लिख के आने ही होते हैं 3 नंबर के सवाल में, है ना। और ये नहीं कि एक लाइन के हमने 3 पॉइंट्स लिख दिए, कम से कम कोशिश ये कीजिए कि 2 से 3 लाइन का 1 पॉइंट होगा आपका, और इस तरह के आप 3 पॉइंट्स लिखें एग्जाम में, जिससे मतलब एग्जामिनर भी आपको खुशी खुशी 3 में से 3 नंबर दे सके। चलिए सवाल देख लेते हैं। सवाल का हम उत्तर सबसे पहले पहला पार्ट है, विस्थापन अभिक्रियाएं यानी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं उन धातुओं के निष्कर्षण में मदद करती हैं। निष्कर्षण की यहाँ पर एक्सट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है वो किन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में हमारी हेल्प करती है, ये सवाल है ना। चलिए, विस्थापन अभिक्रियाएं उन धातुओं के निष्कर्षण में मदद करती हैं जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में होती है। अभिक्रियाशील श्रेणी के मध्य में होती है क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकती है ना। हम ये
अधिक अभिक्रियाशीलता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज के मध्य में जो मिडिल में होती है ना, क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कम रिएक्टिव मेटल्स को उनके कंपाउंड्स में से डिस्प्लेस कर सकते हैं। उदाहरण हम ले लेंगे यहाँ पर, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, जैसे कि यहाँ पर जिंक प्लस CH4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, एक एग्जांपल हो गया एक विस्थापन अभिक्रिया का, है ना। लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, ये हो यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है आयरन से, तो उसको विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इस प्रकार विस्थापन अभिक्रियाएं कॉपर और चांदी जैसी धातुओं के निष्कर्षण में सहायक होती हैं। सॉरी, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, अभी तो बी पार्ट भी है इसका। बी पार्ट में पूछा है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं को उनके ऑक्साइड से कार्बन द्वारा क्यों नहीं निकाला जा सकता। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम को कार्बन द्वारा इसलिए नहीं प्राप्त किया जा सकता क्योंकि कार्बन इन धातुओं की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है ना। मतलब कार्बन जो है इनके कंपैरिजन में थोड़ा कम रिएक्टिव है ना। ये लोग ये मतलब क्या बोलते हैं, जितने भी धातु थी, ये जितने भी धातु हमने डिस्कस यहाँ पर नाम लिखा है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो इसलिए कार्बन से, अतः कार्बन इनके ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालकर शुद्ध धातु नहीं बना सकता। इन धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटन जैसी अधिक शक्तिशाली विधियों द्वारा किया जाता है। मतलब विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जैसी शक्तिशाली विधि द्वारा हम इसका जो निष्कर्षण है, इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो हम इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से करते हैं। विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया हमारा, ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, एक गतिविधि की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि किन परिस्थितियों में लोहे की वस्तुओं पर जंग लगती है, अथवा दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे पानी में के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं। जब इन धातुओं को पानी से भरे बीकर में डाला जाता है तो विद्यार्थी द्वारा दर्ज किए जाने वाले कोई भी 3 अवलोकन लिखिए। ठीक है। दूसरा सवाल पूछा है, इन धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया के दौरान यदि कोई गैस विकसित होती है तो उसकी पहचान के लिए एक परीक्षण लिखिए। चलिए सबसे पहले वाले सवाल का जवाब देख लेते हैं, जिसमें पूछा है कि गतिविधि की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि किन परिस्थितियों में लोहे की वस्तुओं पर जंग लगती है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने की परिस्थितियां, ठीक है, गतिविधि सहित। ठीक है, एक गतिविधि हम देख लेंगे, एक्टिविटी। 2 लोहे की कीलें ले लें, है ना। एक कील को ऐसे बीकर में रखें जिसमें पानी और वायु दोनों हो, और दूसरी कील को ऐसे बीकर में रखें जिसमें पानी तो हो पर उसको इस तरह ढक दिया जाए कि उसके भीतर वायु ना जा सके, है ना। कुछ दिनों बाद जो कील पानी और वायु दोनों के संपर्क में थी उस पर जंग लग जाएगा, जबकि दूसरी कील पर जंग नहीं लगेगा। निष्कर्ष क्या निकला इस बात का, कंक्लूजन क्या निकला, लोहे में जंग लगने के लिए पानी और वायु यानी ऑक्सीजन दोनों आवश्यक है। मॉइस्चर की भी जरूरत होती है ना, जो पानी के अंदर, जो हवा के अंदर जो नमी प्रेजेंट है और हवा दोनों की जरूरत होती है। जंग लगने के लिए दोनों का होना अनिवार्य है। फिर जो चॉइस में सवाल पूछा था बी पार्ट, वो है 2 धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं। 2 धातुएं ठंडे पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं, वो हो गई हमारी सोडियम और पोटेशियम। जब इन धातुओं को पानी से भरे बीकर में डाला जाता है तो 3 अवलोकन होंगे। धातु पानी की सतह पर तैरती हैं मतलब ये पानी के ऊपर तैरने लगेंगी, ये तेजी से चलती हैं और गैस के बुलबुले पैदा करती हैं। बहुत तेजी से चलेंगी और गैस के बुलबुलों को पैदा करेंगी। पॉप ध्वनि के साथ धातु आग पकड़ सकती है। जब हम उसको पानी में डालेंगे सोडियम या पोटेशियम को, तो एक पॉप साउंड के साथ ये जो मेटल्स जो है ये आग पकड़ सकते हैं। ठीक है। विकसित गैस की पहचान के लिए परीक्षण, बीकर के मुख के पास जलती हुई तीली ले जाएंगे। यदि गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है तो ये हाइड्रोजन गैस की पुष्टि करता है। हम एक उसके पास तीली ले जाएंगे जलती हुई, अगर ये गैस जो है ध्वनि के साथ जलती है, ये तो पॉप साउंड के साथ जलेगी, तो वहां पर पुष्टि हो जाएगी कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। चलिए प्रश्न नंबर 18 हमारा है, उपयुक्त रासायनिक समीकरणों की सहायता से भर्जन और निस्तापन के बीच 2 मुख्य अंतर सूचीबद्ध कीजिए। अयस्क भर्जन निष्पादन के बाद प्राप्त उत्पाद के धातु का अपचयन कैसे किया जाता है, संबंधित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, सबसे पहले हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब डिफरेंस पूछा है सबसे पहले हमसे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच में, यानी भर्जन और निस्तापन के बीच में, है ना। तो पहले हम उपयोग बात कर लेंगे।
रोस्टिंग कहाँ पे उपयोग होती है? ये सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है, मतलब रोस्टिंग हम सल्फाइड रोड्स के लिए यूज करते हैं, है ना। और कैल्सिनेशन यानी निस्तापन ये कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है ना। फिर प्रक्रिया, अयस्क को अधिक मात्रा में वायु की उपस्थिति में तीव्र गर्म किया जाता है। ये किसकी हम बात कर रहे हैं? हम यहाँ रोस्टिंग की बात कर रहे हैं कि ओर को अधिक मात्रा में वायु की उपस्थिति में तीव्र गर्म किया जाता है, तेजी से गर्म किया जाता है ना। और अगर हम बात करें निस्तापन यानी कैल्सिनेशन की, तो उसमें अयस्क को सीमित मात्रा में वायु में तीव्र गर्म किया जाता है ना। यहाँ पर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ उसको लिमिटेड अमाउंट में मतलब हवा में उसको तीव्र गर्म किया जाता है, जल्दी से गर्म किया जाता है। चलिए, अब इनका जो रासायनिक समीकरण है वो हो गया। हम जिंक सल्फाइड की बात कर लेंगे। जिंक सल्फाइड प्लस 3O2, ये हमको मिलेगा, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा ZnO, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा, और हमको मिल जाएगा SO2। बात करें हम जिंक कार्बोनेट की, जब हम उसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, दी गई अभिक्रिया लोहे और मैंगनीज जैसी धातुओं का निष्कर्षण करने की प्रक्रियाओं में से एक को दर्शाती है। MnO2 यानी मैग्नीशियम मैग्नीज ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, उसका रिएक्शन एल्युमिनियम से करवाया है, तो मैग्नीज अलग हो गया लिक्विड फॉर्म में, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया और हीट रिलीज हुई। ठीक है, उपरोक्त अभिक्रिया को तापीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? कारण दीजिए। ऑप्शन, और सवाल नंबर दूसरा है, इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत और कौन सा अपचयित होता है, यानी कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा, पहचानिए। तापन अभिक्रियाओं में एल्युमिनियम का वरीयता से प्रयोग क्यों किया जाता है? कारण दीजिए। अब देखिए, एक परफेक्ट एग्जांपल है 3 नंबर के सवाल का। 3 सवाल पूछे गए हैं, आपको तीनों का आंसर देना है, एक नंबर में आपको, मतलब तीनों के लिए आपको एक मार्क्स मिल जाएगा। 1 फॉर दिस एंड 1 फॉर दिस एंड 1 फॉर दिस, इस तरह आपको 3 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, सबसे पहले सवाल का जवाब दे देते हैं कि उसमें अभिक्रिया, दी गई अभिक्रिया तापन अभिक्रिया कहलाती है क्योंकि अत्यधिक ऊष्मक्षेपी होती है और एल्युमिनियम के मैंगनीज डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है ना। ठीक वैसे ही जैसे लोहे की निष्कर्षण वाली अन्य तपन अभिक्रियाओं में होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो लोहे के एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण वाली जो अन्य तापन अभिक्रिया होती है, जैसा उसमें होता है वैसे ही इसमें हो रहा होता है। फिर हम बात करेंगे सवाल नंबर 2 की। एल्युमिनियम ऑक्सीकृत होकर एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड अपचयित होकर मैग्नीज बनता है। ठीक है बच्चों, किसका ऑक्सीडेशन किसका हुआ? एल्युमिनियम का, उसने तो बनाया एल्युमिनियम ऑक्साइड, और रिडक्शन किसका हुआ? मैग्नीज ऑक्साइड का, उसने रिड्यूस होकर क्या बनाया? मैग्नीज बन गया वो। चलिए, तीसरे पार्ट का आंसर देख लेते हैं। तापीय अभिक्रियाओं में एल्युमिनियम का वरीयता से उपयोग किया जाता है क्योंकि वह मैंगनीज से अधिक अभिक्रियाशील है, साथ ही मैंगनीज के ऑक्साइड कार्बन द्वारा संतोषजनक रूप से अपचयित नहीं होते, इसलिए एल्युमिनियम एक प्रभावी अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसलिए एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेंगे प्रश्न नंबर 20 की। उसमें ये कहा गया है कि अनिरुद्ध ने 2 धातु ऑक्साइड लिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीरों में दिखाया गया है, लेकिन वह उन्हें नामांकित करना भूल गया। अनिरुद्ध को ऑक्साइडों की पहचान करने और उन्हें नामांकित करने में मार्गदर्शन मदद करेंगे। भाई, उसने क्या हुआ, अनिरुद्ध ने 2 ऑक्साइड लिए लेकिन उनको लेबल करना भूल गया, अब हमें उसकी मदद करनी है इनको लेबल करने में। चलिए, बी पार्ट में पूछा है, एक गतिविधि में ऐशो के 2 पदार्थ दिए गए हैं, कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड, ताकि इन यौगिकों से कॉपर प्राप्त किया जा सके। वह सफलतापूर्वक कॉपर निकालने में सक्षम रही। ठीक है, जो ऐशु जो लड़की थी वो जो है सक्षम रही। रासायनिक समीकरणों की सहायता से प्रदर्शित कीजिए कि ऐशु ने यह गतिविधि कैसे पूरी की होगी। चलिए, सबसे पहले सवाल की बात कर लेंगे। अनिरुद्ध जो लेबल करना भूल गया था, उसकी मदद करनी थी ना हमें। चलिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय विलयन से लाल लिटमस नीला हो जाएगा। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा उसका जो जलीय विलयन होगा, यानी जो उसका एक्वा सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर जब हम रेड लिटमस को डालेंगे वो नीला हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी होता है और पानी में अघुलनशील होता है, इसलिए यह ना तो नीले और ना ही लाल लिटमस का रंग बदलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड केवल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जबकि एल्युमिनियम ऑक्साइड अपनी उभयधर्मी प्रकृति के कारण अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। इस तरीके से हम बता सकते हैं कौन सा वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड है और कौन सा वाला हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है। यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है हमें, यहाँ पर इसकी
रिएक्शन जो है वो बी पार्ट के लिए है ना। एक गतिविधि में एशु ने दो पदार्थ दिए गए, यानी कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड, ताकि दोनों यौगिकों को कॉपर प्राप्त किया जा सके। चलिए अब हमें ये बताइए, हमें को बताना है कि एशु ने सफलतापूर्वक, तो हमें क्वेश्चन में पता चलेगा कि उसने सफलतापूर्वक निकाल लिए, क्या क्या प्रक्रिया हुई वो देख लेते हैं। प्रक्रिया सबसे पहले कॉपर सल्फाइड से क्या हुआ, उसने एक्सेस हाइड्रोजन के साथ उसका रिएक्शन कराया, वहां पे उसने कॉपर ऑक्साइड उसको मिल गया, साथ साथ उसको क्या मिला, SO2 गैस भी रिलीज हुई, सॉलिड फॉर्म में मिला कॉपर ऑक्साइड और SO2 गैस भी रिलीज हो गई। अब बात करें Cu2O से, जब इसका रिएक्शन हुआ Cu2S है ना, तो वहां पर उसको कॉपर मिल गया दोबारा से, और क्या कहते हैं, और SO2 गैस रिलीज हो गई, है ना। बेसिकली कॉपर एक्सट्रैक्ट करना था उसको, तो वो कॉपर उसने इजीली एक्सट्रैक्ट कर लिया। चलिए प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 हमारा है, विभिन्न अपचयन प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित धातुएं बहुत शुद्ध नहीं होती, उनमें अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें शुद्ध धातुएं प्राप्त करने के लिए हटाना आवश्यक है। अशुद्ध धातुओं को शोधन के लिए सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त विधि अपघटनी शोधन है। इस प्रक्रिया में तांबे को यानी कॉपर के शोधन में एनोड और कैथोड किससे बने होते हैं। और ये पूछा है उपयुक्त प्रक्रिया में प्रयुक्त विलयन का नाम लिखिए और उसका सूत्र बताइए। फिर सी पार्ट में पूछा है, विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तांबा किस प्रकार परिकृषित होता है। अथवा आपके पास कॉपर सल्फेट के विलयन से भरे दो बीकर ए और बी हैं। यदि आप जिंक की एक पट्टी को बीकर ए और सिल्वर की एक पट्टी को बीकर बी में डुबाएं तो लगभग 2 घंटे बाद आप क्या देखेंगे। एक स्थिति में अपने प्रेषण का कारण बताइए। चलिए ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले सवाल में पूछा था कैथोड किसको बनाएंगे और एनोड किसको बनाएंगे। तो कैथोड तो बनाएंगे हम शुद्ध तांबा यानी प्योर कॉपर को। ये तो हो गया हमारा कैथोड, और एनोड बनाएंगे हम अशुद्ध तांबा यानी इम्प्योर कॉपर को। ठीक है ना। चलिए बी पार्ट में क्या पूछा था भाई, बी पार्ट में पूछा तो उपयुक्त प्रक्रिया में प्रयुक्त विलयन का नाम लिखिए और उसका सूत्र बताइए। विलयन का नाम है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट, है ना, यानी एसिडिक कॉपर सल्फेट CuSO4, हमने उसका यहाँ पर नाम भी लिख लिया। तीसरे सवाल में पूछा था कि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तांबा किस प्रकार परिकृषित होता है। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट से शुद्ध तांबा कैथोड पर यानी प्योर कॉपर कैथोड पर जमा हो जाता है, जबकि अशुद्ध तांबा यानी जो इम्प्योर कॉपर है की एक समान मात्रा एनोड से घुल जाती है, जिससे एनोड पर Cu ये हमारा कॉपर 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर Cu डबल पॉजिटिव, और यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉपर। ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगा, है ना। घुलनशील अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं, जबकि अघुलनशील अशुद्धियां एनोड के नीचे तल पर जमा हो जाती हैं। चॉइस वाला सवाल था, बीकर में विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है या रंगहीन हो जाएगा। बीकर ए में तो ये होगा। कारण है जिंक तांबे से अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि हमने उसमें जिंक मिलाया था ना, तो जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होगा, है ना। बीकर बी में रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, कारण चांदी तांबे से कम अभिक्रियाशील है। जब हम चांदी डालेंगे उसके अंदर वो कॉपर से कम रिएक्टिव होती है, तो इसके लिए उसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न 22 हमारा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उपचारित करने पर एक अयस्क तीव्र गुदगुदाहट उत्पन्न करता है। अयस्क के प्रकार का नाम एक उदाहरण सहित बताइए। समृद्ध अयस्क में धातु प्राप्त करने के लिए कौन से चरण आवश्यक होंगे। इस प्रक्रिया में सम्मिलित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उपचारित करने पर यह अयस्क तीव्र गुदगुदाहट पैदा करता है, इसलिए ये कार्बोनेट अयस्क होना चाहिए, है ना। जो तीव्र गुदगुदाहट पैदा कर रहा है वो कौन सा अयस्क होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए हमारा कार्बोनेट अयस्क, यानी कार्बोनेट की ओर होनी चाहिए। कैलामाइन जिंक कार्बोनेट जिंक का एक महत्वपूर्ण कार्बोनेट अयस्क है। समृद्ध कार्बोनेट अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए आवश्यक चरण, ठीक है। जो कैलामाइन होता है यानी जिंक का एक महत्वपूर्ण कार्बोनेट ZnCO3, वो एक जो है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्बोनेट अयस्क है, एक महत्वपूर्ण कार्बोनेट और है, ठीक है ना। समृद्ध कार्बोनेट अयस्क से धातु प्राप्त, अब हम उससे मेटल प्राप्त करने के लिए आवश्यक चरण ये होते हैं। सबसे पहले कार्बोनेट अयस्क का धातु ऑक्साइड में रूपांतरण, यह निस्तापन यानी कार्बोनेट अयस्कों के लिए द्वारा किया जाता है। निस्तापन अयस्क को वायु की अनुपस्थिति या सीमित आपूर्ति में तीव्रता से गर्म करने की प्रक्रिया है। कैल्सिनेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना। गर्म करने पर जिंक कार्बोनेट विघटित होकर जिंक ऑक्साइड बनता है।
जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि यहाँ पर हमको दिखाया गया है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है ना बच्चों, अभिक्रिया में ZnCO3 जिंक कार्बोनेट है ना, यहाँ पर अभिक्रिया आएगा चित्र की जगह। ठीक है बच्चों, जैसा कि अभिक्रिया में हमको दिखाया गया है। जिंक कार्बोनेट कैलामाइन ओर है जिंक की, जब इसको हीट करेंगे तो हमें जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। फिर हम बात करें धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, चूंकि जिंक मध्यम रूप से क्रियाशील होता है, रिएक्टिव होता है, जिंक ऑक्साइड को केवल गर्म करके अपचयित नहीं किया जा सकता, मतलब उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता जिंक ऑक्साइड को, इसलिए कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके इसको जिंक में अपचयित किया जाता है। इसको फिर कार्बन का उपयोग करेंगे हम कोक के फॉर्म में, है ना, और फिर इसको जिंक में रिड्यूस कर लेंगे। तो वहां पे जो रिएक्शन हो रही होगी वो ऐसी होगी, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन से कराया सॉलिड फॉर्म में, तो जब इसको हीट करेंगे तो जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी। प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। यहाँ से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के स्टार्ट होते हैं। इस चैप्टर में 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित प्रश्न स्रोत केस आधारित हैं। केस को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों में उत्तर दें। कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, हमें उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है ना, ठीक है ना। टेम्परेचर दोनों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं केल्विन में। चलिए देखते हैं क्या सवाल है। इन यौगिकों को आयनिक कहा जाता है क्योंकि ये धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा बनते हैं। ऐसे यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण संबंधित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्येक तत्व अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस का एक स्थिर अष्टक के पूर्णतः भरे हुए संयोजी कोश को प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है। जो सवाल पूछे गए हैं इनको इसके आधार पर वो है, मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को दर्शाइए। ठीक है, आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक और क्वथनांक के अलावा 2 अन्य गुण बताइए। ठीक है ना, और आयनिक यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड बनाते समय सोडियम परमाणु अपना स्थिर विन्यास कैसे प्राप्त करता है। कारण दें, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन क्यों नहीं करते। ठीक है बच्चों, सबसे पहले सवाल का जवाब तो ये हो गया कि मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को दर्शाइए। मैग्नीशियम क्लोराइड जब बनता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा मैग्नीशियम का एटम, ठीक है ना, और ये रहा हमारा क्लोरीन का एटम। ये जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक दोनों क्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा। मैग्नीशियम में 2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा, यहाँ पर Cl नेगेटिव आयन बनेंगे, आयनिक बॉन्ड के फॉर्म से मैग्नीशियम क्लोराइड हमको मिल जाएगा। ठीक है, आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं तथा विलायकों जैसे केरोसिन, पेट्रोल आदि में अघुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक विलयन में या पिघली हुई अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं फिर सी पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन की। सोडियम परमाणु के संयोजकता कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और जिसे वह 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले क्लोरीन Cl परमाणु को दान कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन खोने पर सोडियम परमाणु Na+ धनायन में परिवर्तित हो जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8 होता है, जो पिछले उत्कृष्ट गैस नियोन Ne के विन्यास से मिलता जुलता है। इस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर Cl परमाणु Cl- ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8 हो जाता है, जो अगली उत्कृष्ट गैस आर्गन के विन्यास से मिलता जुलता है ना। देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ। इसके आखिरी वैलेंस शेल में इसके कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 था, और इसको 1 की कमी थी, तो ये सोडियम अपना 1 इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 2,8। नियॉन वाला इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, स्टेबल हो गया ये, है ना। इसी तरह जो Cl था वो 1 यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसको 1 चाहिए था, तो इसने भी एक जो है स्टेबल अपना जो है इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, तो ये भी स्टेबल हो गया, है ना। तो फिर ये दोनों मिलके NaCl यानी नमक हमारा बना लेंगे आयनिक बॉन्ड के फॉर्म से। आयनिक यौगिक विलयन या पिघली हुई अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठोस अवस्था में आयन बहुत पास होते हैं और गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। मतलब ये जो हमको ये बोला है कि जो आयनिक यौगिक विलयन होते हैं, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर आयनिक कंपाउंड आयनिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो पिघली हुई अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और ठोस अवस्था में सॉलिड फॉर्म में नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ठोस अवस्था जो इनका सॉलिड फॉर्म है उसमें ये बहुत पास होते हैं और इनको मोशन करने के लिए जो है इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है ना। हमारा आखिरी सवाल इस चैप्टर का प्रश्न नंबर 24 है,
निम्नलिखित प्रश्न स्रोत केस आधारित है। केस को ध्यान पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। धातुओं की आवश्यकता विभिन्न उद्देश्यों के लिए होती है। इसके लिए हमें उनके अयस्कों से उनका निष्कर्षण करना होता है। पृथ्वी से निकाले गए अयस्क आमतौर पर कई अशुद्धियों से दूषित होते हैं, जिन्हें धातुओं के निष्कर्षण से पहले हटाना आवश्यक होता है। शुद्ध धातु के निष्कर्षण में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। मतलब एक्सट्रैक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करने में कुछ स्टेप्स इस तरीके से होते हैं। अयस्क की सांद्रता, सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण, धातु का शोधन, है ना, ये तीन है। अब सवाल पूछे हैं पारे के एक अयस्क का नाम बताइए तथा, यानी मरकरी, पारा यानी मरकरी, उसके अयस्क का नाम बताइए तथा बताइए कि उसमें पारा किस रूप से उपस्थित होता है। फिर ऑप्शन नंबर बी है जिंक कार्बोनेट को सीमित वायु में तीव्र गति से गर्म करने पर क्या होता है। उपभाग सी और डी में से कोई एक हल करें। अच्छा, सी और डी में से कोई सा एक, मतलब आपको चॉइस दी गई है वहां पर, हम दोनों को आंसर डिस्कस करेंगे। धातु एक ही Fe2O3 के साथ अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्मशेपी होती है और इसका उपयोग रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। धातु एक की पहचान करें और होने वाली अभिक्रिया का नाम बताइए। धातु एक ही आयरन ऑक्साइड के साथ रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, या हम सोडियम ऑक्साइड से सोडियम प्राप्त करिए, हमारा डी है जो चॉइस में है सवाल। हम सोडियम ऑक्साइड से सोडियम प्राप्त करने के लिए कार्बन का उपयोग नहीं कर सकते, क्यों। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटनी अपचयन के दौरान कैथोड और एनोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को बताइए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेंगे, जो पहला सवाल था पारे की एक अयस्क का नाम बताना है, यानी मरकरी की और का नाम बताना है, वो होगा हमारा सिनेमार। HGS पारे का एक अयस्क है ना। सिनेमार जो है HGS वो मरकरी का एक और है ना। उसका जो रिएक्शन होगा यहाँ पर, जिस मरकरी को जिस तरीके से ऑब्टेन की जाती है उसके रिएक्शन लिख देते हैं। ठीक है, सिनेमार को एक्सेस ऑक्सीजन में हीट करेंगे, हमें मरकरी का ऑक्साइड और SO2 गैस रिलीज होती हुई नजर आएगी। फिर मरकरी के ऑक्साइड को हीट करेंगे, वहां से हमें मरकरी लिक्विड फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें पूछा गया था बी पार्ट। जब जिंक कार्बोनेट को सीमित वायु में तीव्र ताप पर गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं, यानी कैल्सिनेशन कहते हैं। जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे, है ना, तो हमको क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड और CO2, इसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। तीसरा सवाल देख लेते हैं। ये पूछा था कि कौन सा धातु है ना, सवाल में धातु एक ही Fe2O3 के साथ अभिक्रिया कराई है ना, ये धातु एल्युमिनियम है। आयरन 3 ऑक्साइड यानी Fe2O3 की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्मक्षेपी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है ना, और इससे उत्पन्न लोहा पिघल जाता है। इस पिघले हुए लोहे का उपयोग रेल की पटरियों को मशीनों और रेल की पटरियों को टूटे हुए लोहे की ऊर्जा में को जोड़ने में किया जाता है। इस अभिक्रिया का को तापन अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण इसका होगा Fe2O3 + 2Al = 2Fe + एल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट। ये रही इसकी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं जो चॉइस में सवाल था। हमें सोडियम ऑक्साइड के साथ सोडियम प्राप्त करने के लिए कार्बन का उपयोग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, जान लेते हैं। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि अत्यधिक क्रियाशील धातु, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, है ना। इनके ऑक्साइड कार्बन यानी कोक की सहायता से अपचयित नहीं किया जा सकता, उनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते कार्बन की मदद से, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील धातु है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, और कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन के प्रति इनकी बंधुता अधिक होती है। इन्हें पिघले हुए लवणों, आमतौर और क्लोराइड या ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा, अर्थात विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पिघले हुए सोडियम क्लोराइड यानी NaCl में सोडियम आयन Na+ और क्लोराइड आयन Cl- मौजूद होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब NaCl को हीट करेंगे तो कैथोड पर हमें क्या मिलेगा, Na+ और एनोड पर मिलेगा हमें Cl-। पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के दौरान सोडियम आयन यानी Na+ ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, जो कि कैथोड होता है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, अर्थात कैथोड की ओर गति करते हैं, वे कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और सोडियम धातु में अपचयित हो जाते हैं। विद्युत अपघटन के दौरान निर्जल हैलाइड अयस्क का उपयोग किया जाता है, क्योंकि निर्मित सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकती है। फिर सोडियम धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन, क्या रिएक्शन होती है, ये Na+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और सोडियम मेटल बना देगा। क्लोराइड आयन में जो है क्या, क्लोराइड आयन की बात कर लेते हैं, Cl-, धनात्मक इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड की ओर गति करते हैं, ये जो है एनोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। क्लोराइड आयन एनोड को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और क्लोरीन गैस में ऑक्सीकृत होकर मुक्त हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है उसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे और
जो क्लोरीन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। टोटल इनका जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि NaCl का, अगर हम समग्र अभिक्रिया यानी टोटल रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन की बात करें, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, कैथोड पर तो हमें निकल गया 2 सोडियम और एनोड पर हमारा मिल गया हमें Cl2 यानी क्लोरीन गैस रिलीज हो गई। ये चैप्टर बच्चों यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारा जो चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सारे के सारे सवाल जो इसके जरूरी थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताया था, ये सवाल आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है और आपको इनकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, तो बच्चों इससे फायदा क्या होगा, इससे एक तो आपका इस चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई सवाल आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, क्योंकि पिछले साल के पेपर के एनालिसिस करके तो बनाया ना इनको हमने, पिछले साल आए हुए पूछे गए सवाल हैं, तो ऐसा भी हो जाता है कि सवाल रिपीट हो जाते हैं, तो उसमें भी आपकी मदद हो जाएगी। तो इसको आप खूब अच्छे तरीके से तैयार करिए, अपना अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, और हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।